हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम अपनी साइंस की क्लास में जो पहले दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है पदार्थ के बारे में, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या है और पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। एक बार बच्चों आपको याद दिला दें कि पदार्थ वे सभी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है, जिन्हें ज्ञान इंद्रियों के द्वारा एहसास किया जा सकता है। और पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता के अनुसार बच्चों हमने पढ़ा था कि जब कई प्रकार के पदार्थ होते हैं तो उनको किस तरीके से ग्रुप में बांटा जाता है, अलग अलग उनके गुणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर। और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। विभिन्न लक्षणों के यानी उनके गुणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, देखिए निम्न प्रकार से करते हैं। सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, जल में घुलनशीलता के आधार पर, जल के सापेक्ष भार के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, कठोरता के आधार पर और चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। इन सब के आधार पर हम विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। आज बच्चों हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण। इसको देखने के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने बर्फ देखी होगी। बर्फ जो होती है वो ठोस होती है। फिर आपने जल देखा होगा, अगर हम बर्फ को पिघला दें तो जल बन जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वो कौन सी अवस्था है। और जब वो जल हम उबालते हैं और भाप बनकर जब वो उड़ जाता है तब वो कौन सी अवस्था होती है। तो चलो बच्चों आज हम लोग देखते हैं कुछ और प्रयोग करके। यहाँ पर बच्चों देखते हैं, ये हमारे पास बाउल है और ये हमारे पास एक ठोस जो है हमारे पास एक वस्तु है जिसको हम देखिए दबाते हैं इसको तो ये दबती भी नहीं है, बॉल टाइप की है। और अगर हम इसको इस बाउल में डाल देते हैं तो भी इसका आकार नहीं बढ़ता है, इसको हम अलग रख दें तो भी इसका आकार नहीं बढ़ता है। यानी हर स्थिति में ये जो हमारे पास बॉल है वो इतनी ही बड़ी रहती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो वस्तु है जिसका ना हम आकार बढ़ा सकते हैं और जिसमें रखते हैं बर्तन में ना वो उसका शेप घेरती है, उसका अपना ही शेप रहता है, कोई भी आकार नहीं बदलता। और इसके भार में भी कोई भी अंतर नहीं आता है, चाहे हम जहां पर भी रख दें, यहाँ पर रख दें, हाथ से दबाए तो दबता नहीं है। तो ऐसी वस्तुएं जो हाथ से दबाते हैं दबता नहीं, अपने आकार में जिनका परिवर्तन नहीं होता, ये सारी वस्तुओं को बच्चों हम लोग कहते हैं कि ये सारी वस्तुएं कौन सी हो गई, ये ठोस वस्तुएं हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम अगला प्रयोग करके देखते हैं। ये हमारे पास देखिए कि ग्लास में क्या है, पानी है। ये ग्लास में जब पानी रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, तो ये इस आकार का हो गया है। देखिए आप बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। और जब इसी जल को हम इस कटोरी में ना देते हैं, देखिए तो इसने कटोरी का शेप ले लिया। अब हम ये देखते हैं कि कटोरी के शेप में आने के बाद क्या अब इसके भार में कोई कमी हो जाती है या इसकी मात्रा कुछ घट जाती है। यहाँ पर हम फिर से प्रयोग करके देख लेते हैं बच्चों। हम देखते हैं कि ये जो जल है ये उतना ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो पदार्थ है कि जहां पर हम जिस बर्तन में डाल देते हैं, चाहे कटोरी में डालें, अगर हम इसको प्लेट में डालकर देखें या इसको जमीन पर फैला दें तो ये फैल जाता है, यानी वो आकार ले लेता है। लेकिन उसकी मात्रा में यानी उसके आयतन में कोई भी कमी नहीं होती है, उतना का उतना ही रहता है। तो जो वस्तुएं यानी जो पदार्थ अपने आकार में बदल देती हैं आकार को वस्तु के अनुसार, और लेकिन उनके मात्रा अर्थात आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो वे वस्तुएं कौन सी होती है, वे वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं बच्चों, द्रव कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना एक अगला प्रयोग करके। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, ये धूप बत्ती रखी हुई है, इसकी जगह हम जो है अगरबत्ती भी ले सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए बहुत ही सावधानी से ये प्रयोग आपको करना होगा। यहाँ पर देखिए जब हम ये धूप बत्ती को जलाते हैं, देखिए इस तरीके से जब हम धूप बत्ती को जला रहे हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि इस पे यहाँ पर देखिए धुआं निकल रहा है, ये गैस निकल रही है। ये गैस देखिए जितने जगह में फैल सकती वो फैलती चली जाएगी, चाहे कमरा हो, कमरे से बाहर भी निकल जाएगी और इसकी महक भी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो ये पदार्थ है इसमें जो ये गैस निकल रही है वो अनियमित चारों तरफ फैल रही है और इसके जो आयतन में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो वो वस्तुएं जिनके जो उनका मतलब फैलना यानी कि उनका दूर दूर चला जाना और उनके आकार में और आयतन में दोनों में परिवर्तन हो जाता है, इस तरीके के जो इतने भी पदार्थ होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब गैस कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने तीन प्रकार के पदार्थ जो है वो आ गए अवस्थाओं के आधार पर। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ये ठोस जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है, और उसके बाद ये द्रव जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन यानी मात्रा उसका निश्चित होता है। अगर जैसे दूध ले लें इसकी जगह, तो अगर हम 1 लीटर दूध लेते हैं तो चाहे जिस बर्तन में रखें वो 1 लीटर ही रहेगा, भले उसका आकार बदल जाए। और तीसरे नंबर पर ये हमारी जो गैस है जिसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार से तीन पदार्थ ही हमारे सामने हो गए, ठोस, द्रव और गैस। अब बच्चों इसमें ये भी देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इनका आकार आयतन निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित है परंतु आकार बदला हुआ है, इनका आकार और आयतन दोनों गैस का अनिश्चित होता है। तो ये कैसे होता है, चलिए आइए हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि ठोस पदार्थ को हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए ठोस के जो
ये कण होते हैं, ये काफी पास पास होते हैं, बिल्कुल इनके बीच का जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। और ये एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा बंधे हुए होते हैं, यानी इनका जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो आकर्षण बल ज्यादा और इनके जो स्थान होता है यानी अंतराणविक स्थान वो काफी कम होता है। इसीलिए जो ठोस जो वस्तुएं होती हैं वो उनका आकार जो होता है वो निश्चित होता है, उनका आकार नहीं बदलता। अगर आप एक कंचे को ले लें किसी ग्लास में डालें तो भी वो अपने ही शेप में रहेगा, वो ग्लास का शेप नहीं लेगा। अगर आप उसको जमीन में रख दें तो भी वो अपने ही शेप में रहेगा, अपने ही आकार में रहेगा। इस प्रकार ठोस का जो आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं द्रव का देखिए किस तरीके से अणु जो है वो दूर दूर है। दूर दूर है किसकी अपेक्षाकृत? ठोस की अपेक्षाकृत। इसीलिए जो द्रव पदार्थ होते हैं जब इनको हम किसी बर्तन में नाते हैं, जैसे दूध को अगर हमने गिलास में ना दिया तो ग्लास के शेप का हो जाता है, भगोनी में रख दे तो भगोनी की शेप का हो जाता है, और जमीन में अगर डाल देते तो वो बह जाता है, हालांकि ठोस नहीं बहते। तो इस प्रकार जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका जो आयतन होता है वो तो निश्चित है, यानी उनकी मात्रा अगर हमने आधा लीटर दूध के लिए तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन उनका निश्चित होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं गैस के अणुओं की स्थिति क्या है। गैस के अणु देखिए काफी दूर दूर है और इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम यानी नगण्य है बिल्कुल भी। इसीलिए गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं कि किस प्रकार ठोस के जो पदार्थ है, जो द्रव का पदार्थ है, जो गैस का है। यहाँ पर देखिए ठोस के अणु कितने पास पास हैं, इनके लगने वाला जो आकर्षण बल है अधिक और स्थान कम है। द्रव में देखिए दूर दूर है, इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा कम है और जो स्थान है वो ज्यादा है। यहाँ पर गैस की देख लेते हैं स्थिति हम कि किस तरीके से अणु जो है वो दूर दूर है, अंतराणविक स्थान ज्यादा है, आकर्षण बल ना के बराबर है या बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से ठोस द्रव गैस हमने पूरी स्थिति यहाँ पर समझ ली है। और अब हम देख लेते हैं ठोस द्रव व गैस में अंतर कि इनका अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए ठोस यानी सॉलिड, द्रव लिक्विड और गैस गैस। यहाँ पर इनके गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं कि किस प्रकार कौन से गुण के आधार पर ये किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है। सबसे पहले लेते हैं हम आकार। ठोस का आकार निश्चित एवं जो उसकी सीमाएं होती हैं वो स्पष्ट है। द्रव में देखिए कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। गैस में कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। आयतन की स्थिति देख लीजिए, ठोस का आयतन निश्चित होता है, कंचे का शेप जो था वो वही रहा, वो न घटा न बढ़ा। जबकि द्रव में देखिए उसका आयतन जो होता है वो द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि 1 लीटर दूध हो या आधा लीटर दूध हो या आधा गिलास पानी हो वो उतना ही रहता है। गैस में देखिए कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता, जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार व आयतन ले लेती है। दृढ़ता कितनी है? ये दृढ़ होते हैं। ठोस जो दृढ़ होते हैं वो बहते नहीं है, और जो द्रव पदार्थ होते हैं वो दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं, बह सकते हैं। जहां पर भी अगर आधा गिलास पानी गिर जाता है तो वो जमीन पर बह जाता है। और गैस भी जो होती है वो भी बह सकती हैं। कणों के बीच आकर्षण बल जो ठोस होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम होता है, सबसे अधिकतम होता है आकर्षण बल। ठोस से कम होता है, ठोस और द्रव दोनों से कम होता है गैस में। कणों की स्थिति क्या होती है अभी आपने देखा भी था, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि कण बहुत पास पास होते हैं ठोस में, जबकि द्रव में देखिए दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा ज्यादा उनका स्पेस होता है। और गैस में कणों के बीच में बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, ठोस और द्रव से ज्यादा। अब यहाँ पे संपीड़ितता देख सकते हैं, यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या है। हम ठोस को बिल्कुल नहीं दबा सकते, यानी नगण्य होता है। द्रव को दबा संपीडनीय होता है, और जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, से वो बहुत ज्यादा जो है बह सकती है। विसरण देखिए किस तरीके से होता है। विसरण का मतलब यही है बच्चों कि एक से दूसरे पदार्थों में की तरफ जाना या आना। एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं हो सकता। अगर आप एक बॉल ले लें और दो बॉलें रख दें तो वो ठोस हो, वो एक दूसरे में नहीं मिल सकती है। द्रव में क्या होता है, अगर हम पानी और दूध रखते हैं तो वो विसरण उसका हो जाता है, और गैसों का द्रवों का में ठोस में और गैसों का विसरण होता है। यहाँ पर गैस की स्थिति देख लीजिए कि गैस का अन्य गैसों के साथ विसरण बहुत ही तीव्रता के साथ होता है। बच्चों आपको बहुत अच्छे से ठोस द्रव गैस के बारे में समझ में आ गया होगा, आपने डिफरेंसेस भी पढ़ लिया। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए इसको अच्छे से, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।